साथियों नमस्कार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल पुस्तक में आदिकाल के 4 प्रकरण चल रहे हैं। उसमें प्रकरण 2 अपभ्रंश काव्य जो काफ़ी लंबा है, इसमें लगभग 1 सप्ताह से ज़्यादा समय लगेगा। 3 दिन के अथक प्रयास के बाद प्रत्येक लाइन से प्रश्नोत्तर मैंने बनाए हैं। इसमें अपभ्रंश काव्य के 3 से 4 वीडियोज़ बनेंगे। आप अनवरत रूप से इस चैनल से जुड़े रहें। इस चैनल का मकसद मैंने प्रथम वीडियो में आपको बता ही दिया है। हम सभी मिलकर कर्तव्य पथ पर पूर्ण निष्ठा से, पूर्ण मनोयोग से आगे बढ़ते रहें। आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना के साथ शुरू करते हैं आदिकाल प्रकरण 2 अपभ्रंश काव्य के प्रश्नोत्तर। जब से प्राकृत बोलचाल की भाषा न रह गई, तभी से अपभ्रंश साहित्य का आविर्भाव समझना चाहिए। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये कथन के जो प्रश्नोत्तर है बहुत ही महत्वपूर्ण है। विगत परीक्षाओं में आ चुके हैं। 2010 से लेकर 2025 तक की संपूर्ण भारतवर्ष में सभी परीक्षाओं में आए प्रश्नोत्तर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक से अलग अलग डिवाइडेशन किया हुआ है। बहुत मेहनत लगती है साथियों। अगला प्रश्न, पहले जैसे गाथा या गाहा करने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। उक्त कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। पहले गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इस पुरानी प्रचलित काव्य भाषा में नीति, श्रृंगार, वीर आदि की कविताएं तो चली आती ही थी। जैन और बौद्ध धर्माचार्य अपने मतों की रक्षा और प्रचार के लिए भी इसमें उपदेश आदि की रचना करते थे। आदिकाल के संबंध में यह कथन किसका है? इस पुरानी प्रचलित काव्य भाषा में नीति, श्रृंगार, वीर आदि की कविताएं तो चली आती ही थी। जैन और बौद्ध धर्माचार्य अपने हितों की रक्षा और प्रचार के लिए भी इसमें उपदेश आदि की रचना करते थे। आदिकाल से संबंधित यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। प्राकृत से बिगड़कर जो रूप बोलचाल की भाषा में ग्रहण किया, प्राकृत से बिगड़कर जो रूप बोलचाल की भाषा ने ग्रहण किया, वह भी आगे चलकर कुछ पुराना पड़ गया था। वह भी आगे चलकर कुछ पुराना पड़ गया और काव्य रचना के लिए रूढ़ हो गया। अपभ्रंश नाम उसी समय से चला। प्राकृत से बिगड़कर जो रूप बोलचाल की भाषा में ग्रहण किया, वह भी आगे चलकर कुछ पुराना पड़ गया और काव्य रचना के लिए रूढ़ हो गया। अपभ्रंश नाम उसी समय से चला। उक्त कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जब तक भाषा बोलचाल में थी, तब तक वह भाषा या देश भाषा ही कहलाती रही। जब वह भी साहित्य की भाषा हो गई, तब उसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा। उक्त कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। भरत मुनि का समय विक्रम की 3री शती शुक्ल के अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण है। भरत मुनि का समय विक्रम की 3री शती। अपभ्रंश नाम न देकर लोक भाषा को देश भाषा ही किसने कहा? अपभ्रंश नाम न देकर लोक भाषा को देश भाषा ही कहा भरत मुनि ने। प्राकृत प्रकाश किसकी रचना है? वररुचि। वररुचि के किस ग्रंथ में अपभ्रंश का उल्लेख नहीं है? वररुचि के किस ग्रंथ में अपभ्रंश का उल्लेख नहीं है?
प्राकृत प्रकाश में प्राकृत रुचि। अपभ्रंश नाम सबसे पहले कहाँ से मिला? अपभ्रंश नाम सबसे पहले कहाँ से मिला? वल्लभी की राजा धारसेन दैत्य के शिलालेख में। धारसेन दैत्य ने इसमें अपने पिता गुहसेन विक्रम संवत 650 के पहले को संस्कृत प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। किसने कहा? धारसेन दैत्य ने। किसको कहा? अपने पिता गुहसेन को, जिसका समय है विक्रम संवत 650 के पहले। भामा विक्रम की 7वीं शती ने कितनी भाषाओं का उल्लेख किया? भामा ने विक्रम की 7वीं शताब्दी में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया? 3 भाषाओं का। कौन कौन सी? संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश। हर्षचरित किसकी रचना है? बाण की। हर्षचरित बाण। शुक्ल के अनुसार अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी में रचना होने का पता हमें किस शताब्दी में मिलता है? शुक्ल के अनुसार अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी में रचना होने का पता हमें किस शताब्दी में मिलता है? विक्रम की 7वीं शताब्दी में। आचार्य शुक्ल के अनुसार विक्रम की 7वीं शताब्दी में अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी में रचना होने का प्रमाण किन कृतियों में मिलता है? आचार्य शुक्ल के अनुसार विक्रम की 7वीं शताब्दी में अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी में रचना होने का प्रमाण किन कृतियों में मिलता है? अपभ्रंश का पता तो 7वीं शताब्दी में चलता है, पर वो कृतियाँ कौन सी है जिनमें प्राकृताभास हिंदी में रचना होने का प्रमाण मिलता है? वो कृतियाँ हैं बौद्धों की वज्रयान शाखा के सिद्धों की कृतियाँ। सिद्धों की जो कृतियाँ हैं उनमें विक्रम की 7वीं शताब्दी में अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी में रचना होने का प्रमाण मिलता है, सिद्धों की कृतियों से। श्रावकाचार 990 ईस्वी किसकी पुस्तक है, जो कि दोहों में बनाई गई थी? श्रावकाचार किसकी रचना है? जैन ग्रंथकार देवसेन की। श्रावकाचार देवसेन। श्रावकाचार 1990 और श्रावकाचार की भाषा है अपभ्रंश। देवसेन की कृति श्रावकाचार। जो जिन शासन भाषियऊ सो मई कहियु सारू, जो पालई खई भाऊ करी सो सरी पावई पारू। उक्त दोहा किसका है? देवसेन का। दब शाहाव पयास द्रव्य स्वभाव प्रकाश नामक ग्रंथ किसका है? देवसेन। दब शाहाव प्रयास या द्रव्य स्वभाव प्रकाश का किसने गाथा या साहित्य की प्राकृत में रूपांतरण किया? दब शाहाव प्रयास का किसने गाथा या साहित्य की प्राकृत में रूपांतरण किया? माइल धवल ने दब शाहाव प्रयास का गाथा या साहित्य की प्राकृत में रूपांतरण किया। माइल धवल ने दब शाहाव प्रयास का गाथा या साहित्य की प्राकृत में रूपांतरण किया। इसके पीछे जैन कवियों की कौन सी रचनाएं हैं? जैन कवियों की कौन सी रचनाएं हैं जिनके आधार पर माइल धवल ने दब शाहाव प्रयास का गाथा या साहित्य की प्राकृत में रूपांतरण किया? तो वो रचना है जैन कवियों की श्रुति पंचमी कथा, योगसार, जसहर चरियु, अणय कुमार चरियु। आदिकाल अपभ्रंश काव्य में चरित काव्य या आख्यान काव्य के लिए अधिकतर कौन सी पद्धति ग्रहण की गई? चौपाई दोहे की। चौपाई दोहा छंद, जिसका अधिकतर प्रयोग आदिकाल में
अपभ्रंश काव्य में चरित या आख्यान काव्य के लिए किया गया। आदि पुराण और उत्तर पुराण चौपाई छंद में किसकी रचना है? आदि पुराण और उत्तर पुराण ये चौपाई छंद में है। किसकी रचना है? पुष्यदत्त की। पुष्यदंत का समय संवत 1029। आदि पुराण उत्तर पुराण चौपाई छंद में रचना है पुष्यदंत। बिनु धावलेण शायडू की हलई, बिनु जीवेण देहु की चलई, बिनु जीवेण मोख को पावई, तुहार ऋषु की अपई आवई। उक्त पंक्तियाँ किस ग्रंथ से ली गई है? जसहर चरियु या यशधर चरित्र से यह पंक्तियाँ ली गई हैं जसहर चरियु से। जसहर चरियु की जो रचना है वो इसकी रचना चौपाई छंद में हुई थी। चौपाई छंद में जसहर चरियु, जिसका दूसरा नाम है यशधर चरित्र। बौद्ध धर्म विकृत होकर वज्रयान संप्रदाय के रूप में देश के पूर्वी भागों में बहुत दिनों से चला आ रहा था। इन बौद्ध तांत्रिकों के बीच वामाचार अपनी चरम सीमा को पहुंचा। ये बिहार से लेकर आसाम तक फैले थे और सिद्ध कहलाए। यानी सिद्ध कहाँ से निकले? बौद्ध धर्म की विकृत परंपरा वज्रयान संप्रदाय, जो कि देश के पूर्वी भागों में फैला हुआ था, और जो बौद्ध तांत्रिक थे उनके बीच वामाचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था, और इनका प्रमुख जो स्थान था बिहार से लेकर आसाम तक फैला हुआ था। ये सिद्ध कहलाए। और ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, बहुत ही महत्वपूर्ण, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। पूर्वी भाग वज्रयान संप्रदाय देश के किन हिस्सों में फैला हुआ था? पूर्वी भाग में, और इनका जो क्षेत्र है बिहार से लेकर आसाम तक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। आगे का प्रश्न और भी इंपॉर्टेंट है। 84 सिद्ध जिसका परंपरागत स्मरण जनता को अब तक है। इन तांत्रिक योगियों को लोग अलौकिक शक्ति संपन्न समझते थे। ये अपनी सिद्धियों और विभूतियों के लिए प्रसिद्ध थे। अपनी सिद्धियों और विभूतियों के लिए कौन प्रसिद्ध थे? सिद्ध। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। राजशेखर ने कर्पूर मंजरी में किस नाम से एक सिद्ध योगी का समावेश किया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। राजशेखर ने कर्पूर मंजरी में किस नाम से एक सिद्ध योगी का समावेश किया? भैरवानंद। जनता पर सिद्ध योगियों का प्रभाव किस सदी में पाया जाता है? 10वीं सदी में। बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला आप सभी हिंदी प्रेमियों के लिए, जो अपना उज्जवल भविष्य शिक्षा विभाग की सर्वोच्च जो पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर, वहाँ तक के लिए महत्वपूर्ण श्रृंखला। सिद्धों के प्रमुख स्थान जिनको बख्तियार खिलजी ने उजाड़ा, जिससे वे भोट आदि अन्य देशों में चले गए। सिद्धों के प्रमुख स्थान, ये सिद्धों का प्रमुख स्थान था बिहार के नालंदा और विक्रमशिला नाम के प्रसिद्ध विद्यापीठ इनके अड्डे थे। बिहार के नालंदा और विक्रमशिला नाम के प्रसिद्ध विद्यापीठ इनके अड्डे थे, जिनको बख्तियार खिलजी ने उजाड़ा और वे भोट आदि अन्य देशों में चले गए। धन्यवाद साथियों। इससे आगे 84 सिद्धों के नाम है, उस पर पहले तो मैं गहन विश्लेषण करूंगा, क्योंकि उसमें जो है सबरीपा के गुरु सरहप्पा को बताया गया है। पहले सबरीपा का नाम है, उसके बाद में सरहप्पा का नाम है। इसी प्रकार 4 योगिनियाँ जो है उनमें 3 योगियों के नाम इसमें है, 1 योगिनी उसमें नहीं है। तो इस प्रकार से तुलनात्मक अध्ययन करके मैं इन 84 जो सिद्ध है उनमें एक नागार्जुन भी है जिनके पीछे पा नहीं लगा हुआ है, 3 योगिनियों के नाम है। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बाकी सभी जो 84 सिद्ध है उनके पीछे पा लगा हुआ है। तो मैं
इसको गहन विश्लेषण कर रहा हूँ और आज तक जितने भी प्रश्न आ चुके हैं 2010 से लगाकर 2025 तक, समय लगेगा परंतु एक बहुत ही धमाकेदार श्रृंखला जो चल रही है उसका अगला वीडियो आएगा। आप चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ये प्रक्रिया जो है, अभी आगे गर्मियों की छुट्टियां आ रही है, अब मैं स्कूल में थोड़ा व्यस्त रहता हूँ, लगभग पूरा दिन स्कूल में काम करने के बाद शाम को समय मिलता है, उसमें ये काम कर पाता हूँ। गर्मियों की छुट्टियों में अनवरत रूप से पूरे दिन काम करूँगा, उसमें श्रृंखला को काफ़ी आगे बढ़ाया जाएगा। धन्यवाद। आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए सभी को थैंक्स।